हमारे त्यौहार हमें ये सीख देते हैं कि हमें घृणा, द्वेष, नफ़रत की भावनाओं को छोड़कर एक दूसरे के साथ प्रेम, शांति और सौहार्द का भाव स्थापित करना चाहिए। अगर हम ऐसा कुछ भाव अपने मन में रखते हुए पर्वों और त्योहारों को मनाएं तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। ऐसे में हम शांति और प्रेम स्थापित कर पाएंगे और हम हर त्यौहार का खुलकर आनंद ले पाएंगे, उसका मज़ा ले पाएंगे और शायद तभी हम इसके महत्व को भी समझ पाएंगे और अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे आने वाले समय के लिए, जो कि हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करते हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनमोल वचन से। महापुरुषों द्वारा कहे गए कथन हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं, हमें जीने की राह बताते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं और देखते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। वो मिट्टी की सोंधी खुशबू, वो चहचहाती चिड़िया, कितनी खूबसूरत है कुदरत और कितनी खूबसूरत है ये दुनिया। प्रकृति की सुंदरता की तुलना हम किसी अन्य वस्तु से कर ही नहीं सकते। प्रकृति हमें जीवन देती है। हम पूरी तरह से प्रकृति पर ही अपने पोषण के लिए निर्भर करते हैं और ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को आने वाले समय के लिए प्रोटेक्ट कर रखें, कंजर्व करके रखें, उसे प्रिजर्व करके रखें। आज के कार्यक्रम के चर्चा का विषय भी यही होने वाला है और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2001 बैच के अधिकारी, जो प्रेजेंटली डायरेक्टर हैं इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के, साथ ही एडिशनल सेक्रेटरी और चीफ कंजर्वेटर हैं ऑफ फॉरेस्ट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं अभय कुमार जी का। सर, स्वागत, अभिनंदन कार्यक्रम बिहार बिहान में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 3 नवंबर हर साल हम इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे के रूप में मनाते हैं, जिसे हर साल एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे 2024 का थीम क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व डे है क्या और इसे मनाने के पीछे का पर्पस, मकसद क्या है? बायो रिजर्व आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि मानव ने जो विकास की यात्रा की है उसमें कहीं ना कहीं बहुत से जगह पे प्रकृति पीछे छूट गई है जी। और एक जो प्रकृति के साथ संतुलन था वो बहुत से स्थलों पे बिगड़ सा गया है जी। तो अभी भी आपके धरती पे बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मॉडल है उसको आप अभी भी देख सकते हैं। अर्थात वो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे विकास और प्रकृति के बीच का संतुलन अभी भी बना हुआ है। ऐसे स्थलों को चिन्हित करके बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। हमारे भारत में भी ऐसे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स घोषित हैं। इन स्थलों पे अगर हम जाते हैं तो हम इसको एक मानक के रूप में देखते हैं कि किस तरह से विकास के यात्रा में हम प्रकृति के साथ संतुलन बना के चल सकते हैं। और अगर बाकी और जो क्षेत्र हैं जहाँ पे इस संतुलन को हमने अपने विकास की यात्रा में थोड़ा सा बिगाड़ दिया है, उन जगहों पे भी अगर उस मॉडल को अपनाया जाए तो वो स्थल भी वापस प्रकृति के साथ संतुलन में आ सकता है। जी जी। और जहाँ तक ये देख के चलें कि सामान्य तौर पे एक बायोडाइवर्सिटी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रकृति का उपहार है जो हम लोगों को दिया गया है। मानव ने जो है सो अपने आप को या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत हद तक जो अन्य और प्रजातियां हैं उनके रिसोर्सेज को भी अपने लिए यूज़ करना शुरू कर दिया है और जिसकी वजह से जो है सो बायोडाइवर्सिटी कुछ कम हुई है, उसका नुकसान हुआ है और ये बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ा है। जी सर। बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं,
सर सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व के और इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ आपसे जानना चाहेंगे, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस कर पा रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो एक तरफ तो डेवलपमेंट को भी पुश करता है, दूसरी तरफ जो डाइवर्सिटी है उसका भी रिस्पेक्ट करता है जी। वो डाइवर्सिटी आपकी पेड़ पौधे या जीव जंतुओं की हो, प्रजातियों की हो, जेनेटिक डाइवर्सिटी हो, या वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनकी अलग अलग जो जीवन पद्धति है जिसको हम लोग कल्चरल डाइवर्सिटी के रूप में भी देखते हैं। इन सब तरह की डाइवर्सिटी है उसका रिस्पेक्ट किया जाता है और वहाँ पे बहुत हद तक इसको हम लोग कंजर्व करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं। जी 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 सर, सही बात सर। अब सर हमने अभी क्लाइमेट चेंज की बात की, एनवायरमेंटल चेंजेस की बात की। सर क्लाइमेट चेंज का होना और ये जो नेचर है उसमें इम्बैलेंस होना कहीं ना कहीं हमारे फ्लोरा फौना को और जो पृथ्वी पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रह रहे हैं उनको भी अफेक्ट करता है। तो सर ये इकोसिस्टम में जो इम्बैलेंस हो रहा है सर, इससे कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस भी अफेक्टेड हैं, तो इसे हम किस तरह से होने से बचा सकते हैं और ये कितना इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल और बाकी ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए? सबसे पहली जो बात आपने कही क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्लाइमेट चेंज एक लॉन्ग टर्म फिनोमिनन है और ये 1800 के बाद के जो अवधि है उसमें बहुत तेज़ी से देखने को मिला है। ख़ासतौर से जो फॉसिल फ्यूल हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सब का यूज जब से हम लोगों ने शुरू किया है तब से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड या उस तरह की जो मीथेन गैस है इन सब का प्रेजेंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है जी। और ये वो गैसेस हैं जो हीट को ट्रैप करते हैं और आपका जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसको धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं और इसकी वजह से हम लोग क्लाइमेट में जो है सो ऑन एन एवरेज एक चेंज देख रहे हैं जो परमानेंट शिफ्ट है जी। और उसका प्रभाव ये पड़ा है कि एक तो एवरेज टेम्परेचर बढ़ा है, उसके अलावा जो बारिश का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है और मौसम भी जो है किसी भी प्लेस पे अगर आप चले जाएं तो वहाँ जो एक मौसम हुआ करता था उसमें भी एक एवरेज शिफ्ट आया है, यानी गर्मी भी गर्मी बढ़ी है और उसके फलस्वरूप और जो मौसम के जो पैरामीटर हैं वो भी चेंज हुए हैं और इसका प्रभाव जैसा कि आपने बोला इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि जितनी भी तरह के स्पीसीज़ हमारे हैं और उसके अलावा जो भौतिक संसाधन है जैसे हवा हो गया, मिट्टी हो गया, पानी हो गया, ये सब एक बैलेंस में अपने आप को रखते हैं और ये बैलेंस एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस बिगड़ता है वो तभी पॉसिबल है जब या तो जो भौतिक संसाधन है मिट्टी, पानी, हवा, इनकी क्वालिटी बिगड़े या और जो स्पीसीज़ हैं उनकी संख्या में एक जो बैलेंस बना हुआ है वो बैलेंस बिगड़े, यानी किसी की संख्या बहुत कम हो जाए, किसी की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए या कुछ स्पीसीज़ जो हैं सो इकोसिस्टम से गायब हो जाएं। तो अगर इस तरह का इम्बैलेंस बनता है जिसकी वजह मुख्य रूप से अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंज ही है, तो इसका प्रभाव सभी पे पड़ना है और ऑब्वियस है कि मानव चूँकि इकोसिस्टम का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तो मानव के ऊपर भी ये प्रभाव आएगा ही आएगा। जी जी सर, बिल्कुल। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी स्पीसीज़ जो हैं अपने आप को अब चूँकि क्लाइमेट चेंज में एक पर्टिकुलर टाइप का हैबिटेट चाहिए, मौसम चाहिए बहुत सारे स्पीसीज़ को सर्वाइवल के लिए, तो जब इसमें एक चेंज आया है तो बहुत सारी स्पीसीज़ जो हैं सो उस चेंज के अनुरूप अपने आप को अडाप्ट नहीं कर सकी हैं और वो पृथ्वी से विलुप्त हो गई हैं जी। और धीरे धीरे ये इम्बैलेंस और बिगड़ता जा रहा है बिल्कुल और क्लाइमेट चेंज इसकी एक मुख्य वजह है। जी सर, क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं सर, ये ड्रास्टिक जो सडन चेंज होता है जहां हम जैसे अभी आपने बोला कि कई जगहों पे हम देखते हैं कि जहां बारिश का मौसम है वहां पे सूखा पड़ रहा है, जहां पे सूखा का मौसम है वहां पे सडनली बारिश होने लग रही है। अमूमन देखते हैं हिल स्टेशन पे लोग जाते हैं, वहाँ के टेम्परेचर में काफ़ी बदलाव हम देखने को हमें मिलता है, तो ये सारा जो इफ़ेक्ट है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है। बायोडाइवर्सिटी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और इसे मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करके रखने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? बायोडाइवर्सिटी जो है आप अगर देखें तो नेचर में मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ हैं
उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मैक्रोफोना हैं, बड़े आकार के जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी वेराइटीज़ हैं। उसके अलावा जो भौतिक अवयव हैं जैसे मिट्टी, पानी और हवा जी, तो इन सब के बीच में एक संबंध बना हुआ है और सभी का अपना अपना एक रोल जो है वो इस्टेब्लिश्ड है। बिल्कुल। और किसी का रोल हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कमतर है या किसी का ज़्यादा है। हर का अपना एक रोल है और वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बाकी किसी और स्पीसीज़ का है। जी। और इसमें जब हम बोलते हैं कि किसी और स्पीसीज़ का, तो उसमें मनुष्य को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। लेकिन ऑफ लेट ये देखा गया है कि मानव जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ा है और उसका डोमिनेंस जो है बहुत हद तक सिस्टम पे बढ़ा है जी। और बढ़ता ही जा रहा है। और इसका परिणाम ये है कि बहुत सारी जो और स्पीसीज़ हैं, जो हम जब बात करते हैं तो मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ हैं, उसमें से बहुत सारी स्पीसीज़ अपने आप को किनारे पा रही हैं, इग्नोर्ड पा रही हैं, या मानव की एक्टिविटीज़ की वजह से जो कंडीशंस हैं वो उनके प्रतिकूल हो जा रही है, जहाँ पे उनका एग्जिस्टेंस ही इन क्वेश्चन आ गया है। बहुत सारी स्पीसीज़ गायब भी हो गई हैं, बहुत सारी स्पीसीज़ गायब होने के कगार पे हैं, और बहुत सारी और जो स्पीसीज़ हैं वो भी वल्नरेबल स्टेटस में आ गई हैं। उनके साथ जितना उनका प्रेजेंस होना चाहिए सिस्टम में उतना नहीं है। जहाँ तक नेचर जो है, अगर इसको आप क्लोजली स्टडी करें तो आप इसमें एक प्रकार का बैलेंस पाएंगी। सारी चीज़ें एक साइक्लिक प्रोसेस में ही चलती हैं। बिल्कुल। और इस साइकिल को मेंटेन करने में हर स्पीसीज़ का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। अब आप ये मान के चलें कि अगर कुछ स्पीसीज़ को इसमें से हम हटा दें तो ऑब्वियस है कि उनका जो रोल है वो करने वाला अब कौन बचेगा। बिल्कुल। तो अब वो स्थिति अगर पैदा होती है तो आप कहीं ना कहीं इस इकोसिस्टम को जो है सो उसके बैलेंस को कमज़ोर करते हैं या उसमें एक इम्बैलेंस की स्थिति पैदा करते हैं। इकोसिस्टम जो है इसमें एक जो इम्बैलेंस पैदा होगा तो इकोसिस्टम को भी टॉलरेट करने की अपनी एक कैपेसिटी है। अगर उसके बियॉन्ड ये इम्बैलेंस जाएगा तो पूरा सिस्टम ही ख़त्म होगा। फिर जो स्पीसीज़ बचे हुए भी रहेंगे, सो कॉल्ड जो आज के डेट में डोमिनेट कर रहे हैं, जिसमें मानव भी शामिल है, उन सब का सर्वाइवल भी इन क्वेश्चन हो जाएगा। उन लोगों को भी मुश्किल होगी सर्वाइव करना। जी। तो जो बायोडाइवर्सिटी हमारी जो नेचर ने बना के दी है उसमें चूँकि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग स्पीसीज़ है वो इंसान है, तो इंसान का ही सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि वो इस डाइवर्सिटी को जहाँ तक पॉसिबल हो मेंटेन करके चले। ये उसके अपने हित में भी होगा। बहुत बड़ी बात कही सर आपने। ये जो बायोडाइवर्सिटी है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्पीशीज़ है इसका, वो हम ह्यूमंस है। और इसमें हर ऑर्गेनिज्म का, ह्यूमंस का या फिर जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, फ्लोरा हो, फौना हो, जीव जंतु हो, सबका एक अपना रोल है प्ले करने के लिए, और सभी एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं इसी तरीके से, अगर सही तरीके से चले। हम साइकिल की बात कर रहे हैं सर। अब इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी अगर ये इफ़ेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं जो हमारा फूड चेन का जो साइकिल है, फूड चेन है, वो भी प्रभावित होता है, और जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट जो है वो हम ह्यूमंस पर सबसे पहले सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं विस्तार से। आपको ये देखना होगा कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम जहाँ तक पॉसिबल है उसको मेंटेन करें, और सिर्फ डाइवर्सिटी को ही ना मेंटेन करें, नंबर्स के बीच में जो एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उसको भी मेंटेन करें। यानी हर स्पीसीज़ का जितना संख्या होना चाहिए जी, उतनी संख्या में वो वहाँ रह सके बिल्कुल, ये भी हमारा काम है जी। तो मैक्सिमम जो स्पीसीज़ हैं उसके लॉस में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है वो उनके हैबिटेट का, जो उनके रहने का जगह होता है, जो उनको एक मौसम चाहिए, जो उनको एक रहने का स्थान चाहिए, उन सब को हम प्रिजर्व करके रखें, कंजर्व करके रखें, और अगर कहीं हटा हुआ है तो उस जगह पे उस चीज़ को वापस हम लोग रीइंट्रोड्यूस करें, रिस्टोर करें जी। अभी आप देखेंगे कि अगर इंडिया की बात करें तो कभी एक समय था जब यहाँ 3/4 जंगल हुआ करता बिल्कुल, और अब हम लोग 1/3 भी जंगल यहाँ बचा के नहीं रख पाए हैं। और हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो कहती है कि कम से कम हमारे देश का 1/3 भूभाग जो है वो फॉरेस्ट कवर में होना चाहिए, ग्रीन कवर नहीं, फॉरेस्ट कवर।
ग्रीन कवर जैसे एक होता है कि अगर हम लोग किसान के खेत में भी पेड़ पौधे लगाएं या फॉरेस्ट के बाहर भी अगर पेड़ पौधे लगाएं, उससे हम लोग ग्रीन कवर तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन फॉरेस्ट का जो एरिया है वो नहीं बढ़ा सकते हैं। तो फॉरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्पीसीज़ हैं उनके होने के लिए फॉरेस्ट चाहिए, वेटलैंड चाहिए, जो हमारी जो आर्द्र भूमि है जहाँ पानी का जल जमाव होता है, रिवर्स जो हैं वो एक साफ़ सुथरी मतलब नदी चाहिए, जो हमारा मैरीन जो इकोसिस्टम है समुद्र वाला वो भी उस तरह का चाहिए जहाँ पे वहाँ के रहने वाले स्पीसीज़ है वो सर्वाइव कर सकें। तो इनफैक्ट आप अगर गौर करें तो धीरे धीरे हम लोग जो हैं इंसान के रहने के लिए जो हैबिटेट चाहिए उसको तो हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन बाकी और स्पीसीज़ को रहने के लिए जो हैबिटेट चाहिए होता है उसको या तो हम लोग धीरे धीरे कम कर रहे हैं, या जो है उसको भी पॉल्यूट करके उसकी जो क्वालिटी है उसको धीरे धीरे हम लोग कमतर करते जा रहे हैं, ताकि जिससे प्रभाव ये पड़ रहा है कि वहाँ जो रहने वाले स्पीसीज़ हैं उनको सर्वाइव करने में परेशानी आ रही है। जी बिल्कुल सर। तो अगर हमारा फर्स्ट ड्यूटी ये है कि जो इस तरह के हैबिटेट हैं जहाँ पे बाकी स्पीसीज सर्वाइव करती हैं, उस हैबिटेट को हम लोग कंजर्व करें, उसकी क्वालिटी को बिगड़ने नहीं दें और उसको लॉस भी उसका नहीं होने दें। यानी अपने यूज़ के लिए उसको हम अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लें, ये भी हमें नहीं करना चाहिए। बहुत सही बात सर। वन है तो ही जीवन है। सर ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो नेचुरल हैबिटेट है उसे डिस्टर्ब ना करें, ताकि वो भी सर्वाइव कर पाए और हम भी सर्वाइव कर पाए, क्योंकि हम उन पे डिपेंड करते हैं बहुत मामलों में और हम इंटरडिपेंडेंट हैं, और ये बैलेंस हम सबको बनाकर चलना है। बहुत सही बात सर। सर अगर बिहार की बात करें तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच है, और इसे मेंटेन करने के लिए, इसे बचा कर रखने के लिए क्या कोशिश की जाती है, अगर बिहार की बात करें आपके द्वारा? बिहार के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो ये बेसिकली एक एग्रीकल्चरल स्टेट है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क हमारे यहाँ है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जहाँ पे बाघों का संरक्षण किया जाता है जी। उसके अलावा 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं हमारे यहाँ। उसके अलावा 2 कम्युनिटी रिज़र्व है और एक कंजर्वेशन रिज़र्व हम लोग के यहाँ स्थापित है। ये सब वो एरियाज़ होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी, स्पेशली जो है फॉनल बायोडाइवर्सिटी है, उसको कंजर्व करने के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है। इसके अलावा अगर हमारे यहाँ देखें तो वेटलैंड जो है, चूँकि हमारे यहाँ बारिश प्रचुर मात्रा में होती है, खासतौर से नॉर्थ बिहार के इलाके में, तो वहाँ पे जो वेटलैंड्स हैं वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, और वो भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ भी बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम लोग जो है हर तरह का प्रयास कर रहे हैं कि अपने यहाँ एक तो ग्रीन कवर जो है उसको बढ़ाएं, फॉरेस्ट कवर जो हम लोगों का है उसको एनरिच करें। हमारे यहाँ लगभग 7% जो एरिया है बिहार राज्य का, 7% वो फॉरेस्ट लैंड है। तो बहुत सारा उसका जो हिस्सा है वो डिग्रेडेड है, थोड़ा अवकृष्ट रूप में आ गया है। तो उसको हम लोग एनरिच कर रहे हैं वहाँ पे प्लांटेशन करके, और उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करके। इससे क्या होगा कि वो एरिया जो है डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में सहायक होगा। उसके अलावा ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए हम लोग बाहर के क्षेत्र में भी जो है सो पेड़ पौधे लगा रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है कि लगभग बिहार स्टेट का जब बंटवारा हुआ था उसके बाद से हम लोग पिछले लगभग 20 साल में अगर हम लोग बात करें तो अपना ग्रीन कवर जो है हम लोगों ने बढ़ाकर लगभग 9% था, जिसको बढ़ा के हम लोग 15% से भी आगे ले गए हैं। और ये करें कि आप सेंचुरी में भी अगर देखना चाहें कि हमारे यहाँ एक डॉल्फिन की आश्रयनी है, भागलपुर में है, वो पूरे इंडिया की इकलौती डॉल्फिन आश्रयनी है जी। उसके अलावा और बहुत सारी आफरैनी जैसी हैं जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह भी काफ़ी बड़ी संख्या में आती हैं, तो वहाँ हम लोग उसको भी कंजर्व करते हैं जी, जी। तो कुल मिलाकर अगर आप बोलें तो बिहार में डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सराहनीय है सर कदम सर। अब सर हमने देखा है पिछले कुछ सालों में प्रकृति ने अपना स्वरूप, अपना रूप
बदलते रही है और अब ऐसा है कि इतना भयावह हो गया है कि हम जगह जगह सडन क्लाइमेट चेंज और इस तरह से मौसम में जो बदलाव है वो सब देखते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्शंस, ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? कैसे हम इसे रोक सकते हैं, कैसे हम इसे बचा सकते हैं? ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं ये लोकल फिनोमिनन ही हैं। किसी भी स्थान पे अगर आप देखें तो हम लोग मान के चलते हैं कि वेदर का एक पैटर्न रहता आया है शुरू से ही, लेकिन इधर पिछले कुछ दशकों में ये देखा जा रहा है कि जो वेदर कंडीशंस का जो एक्सट्रीम है वो चाहे इन द फॉर्म ऑफ हीट हो, टेम्परेचर हो, रेनफॉल हो, बारिश के टर्म्स में देखें, या स्टॉर्म्स हों, ये फ्लड्स हों, ड्राउट्स हों, ये चीज़ें अब बहुत एक्सट्रीम की तरफ पुश हो रही हैं। जो पहले कभी हुआ करती थी उससे ज़्यादा हो रही, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी पहले से ज़्यादा हो गई, बार बार ये चीज़ हो रही है। जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी स्पीसीज़ हो उसको एक वातावरण चाहिए, उस वातावरण में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेम्परेचर चाहिए, एक प्रकार की बारिश चाहिए, और एक्सट्रीम जो है जैसे फ्लड और फायर और इस सब तरह का जो नेचुरल या मैन मेड कैलेमिटीज़ हैं वो भी नहीं होने चाहिए, तभी वो स्पीसीज़ वहाँ पे ठीक ढंग से सर्वाइव कर पाएगी। अब अगर ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं तो इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि जो भी स्पीसीज़ हैं उसको सर्वाइव करने में कठिनाई हो रही है। स्पीसीज़ भी ट्राई करती हैं कि अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से अडाप्ट करें, लेकिन उसकी अपनी एक कैपेसिटी है, लिमिटेशंस है। अगर उसके बियॉन्ड वो चीज़ चली जाएगी तो फिर उसका सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं इसका प्रभाव आपको हर चीज़ पे पड़ता है। एक तो स्पीसीज़ के सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो मुश्किल हैं, और दूसरा ये कि अगर वो सर्वाइव कर भी रहा है तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जहाँ तक ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस उसको भी प्रभावित करता है। जैसे भी आपने देखा होगा कि बिहार में ही जो अभी हीट वेव आया था कुछ महीने पहले, उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे उस हीट वेव की वजह से। ये अपने आप में एक यूनिक फिनोमिनन था और ऑलमोस्ट पहली बार ही लोगों ने सुना था कि इतनी बड़ी संख्या में हीट वेव से भी बिहार में लोग मर सकते हैं। उसके अलावा वज्रपात का जो है वो हम लोग हर साल देखते हैं कि उससे भी काफ़ी मौतें हमारे यहाँ होती हैं। पहले की तुलना में ये भी काफ़ी बढ़ा है। फ्लड हैं, ड्राउट का जो कंडीशंस है, सूखा का जो है वो अब ऑलमोस्ट हर साल ही इस चीज़ को हम लोग झेल रहे हैं। बिहार में जो बारिश की जो मात्रा है वो काफ़ी कम हो गई है। एक टाइम में हम लोग जब पढ़ते थे उस समय ये था कि हमारे यहाँ 120 सेंटीमीटर बारिश जो है औसतन हर साल होती है, और अभी पिछले कुछ सालों में हम लोग देख रहे हैं कि ये लगभग 90 सेंटीमीटर के आसपास है। मतलब 25% बारिश में गिरावट बिहार में हुई है, और इसी का परिणाम है कि हम लोग हर साल सूखा जो है बड़े पैमाने पर झेल रहे हैं। बिल्कुल सर। ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ग्लेशियर्स हैं जो मेल्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से फ्लड जैसे सिचुएशंस भी कई जगहों पर अराइज हो जाते हैं। सर जो चीज़ें हमारे हाथ में है, लाइक ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, हम अभी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे थे, जैसे सर हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, बदल गई है, और हम आसपास अपने बगल में भी जाना चाहें तो हम अपनी व्हीकल का यूज़ करते हैं जिसमें पेट्रोल और इतना हार्मफुल और पॉइजनस गैसेस जो रिलीज़ होते हैं। घर में हम सबके पास एसीज़, फ्रिज ये सब रहते हैं, तो अगर हम उन चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, अगर हम वॉक से ही अगर आसपास जाएं, व्हीकल का यूज़ ना करें जिससे स्मोक्स जो होते हैं, इमिशन अगर कम हो, तो सर ये चीज़ें हमारे हाथ में है, तो हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं बहुत हद तक। सर आगे बढ़ेंगे। सर डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन की बात करते हैं। डिफॉरेस्टेशन हमारे लिए तो ख़तरनाक है ही है, हमें तो इफ़ेक्ट करता ही है, बट पृथ्वी पर रह रहे जो तमाम लाखों करोड़ों जीव जंतु हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं। इस पे क्या कहेंगे, कैसे इसे हम रोक सकते हैं, ठीक कर सकते हैं? इंसानों को जो है अपने रहने के लिए जिस तरह के स्थान की ज़रूरत होती है, आप आमतौर पर अगर कल्पना करें तो आप यही चाहेंगे कि एक रहने की जगह हो जो सेफ़ हो। सेफ़ इन द सेंस कि वहाँ जंगली जानवरों का आना जाना ना हो, ये तो पहला चीज़ हम लोग चाहेंगे। दूसरा है कि खेती के लिए ज़मीन चाहिए आपको, ताकि आप अपना जो खाने पीने का
का इंतजाम जो है आप वहाँ कर सकें। कि ये हमारे लिए ख़तरनाक तो है ही, हमें तो इफ़ेक्ट करता ही है, साथ ही साथ जो पृथ्वी पर रह रहे जीव जंतुओं को भी इफ़ेक्ट करता है। क्या कहेंगे इस पर? इंसानों के बारे में अगर आप देखें तो उन्हें अपने रहने के लिए या तो गांव चाहिए या शहर चाहिए, और उसके अलावा आसपास में जो है सो एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए जहां वो खेती कर सकें और अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर सकें। इसके अलावा उनको घर बनाना होता है, तो उसके लिए भी वो ईंट का या और जो चीज़ें हैं उसका यूज़ करते हैं। वो सब चीज़ें भी बनाने के लिए फैक्ट्रीज़ और उस तरह के इस्टेब्लिश किए जाते हैं जहाँ पे वो चीज़ें बनती हैं। सड़कें चाहिए, ज़रूरत के जितने सामान हैं वो सब चाहिए। तो अगर आप किसी शहर या किसी गांव को स्टडी करें तो शहर तो बिल्कुल कंक्रीट का एक जंगल हम लोग बोलते भी हैं, जहाँ पे ग्रीनरी के नाम पे सिर्फ पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, जंगल से कहीं इसका कोई वास्ता नहीं होता है। गांव में अगर जाते हैं तो वहाँ ठीक है, वहाँ खेत होते हैं, लेकिन वहाँ भी जंगल आप कहीं नहीं देख सकते हैं। तो इंसानों का एक अपना रहने का जो भी एक हैबिटेट चाहिए उसको रहने के लिए, जो उसने अपनी सुख सुविधा के हिसाब से निर्मित किया है, वो बाकी और स्पीसीज़ को अगर देखें तो ज़्यादातर स्पीसीज़ के अगेंस्ट में ही है। बहुत कम स्पीसीज़ हैं जो इंसान के साथ में इस वातावरण में सर्वाइव कर सकती हैं। तो हमारे यहाँ बाकी और जो डाइवर्सिटी है, अगर उसको आप चाहते हैं कि बचा के रखें तो फिर आपको फॉरेस्ट कंजर्व करके रखना होगा, वेटलैंड्स जो हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं उसको कंजर्व करके रखना होगा, जो रिवर्स हैं उसको भी पॉल्यूशन फ्री रखना होगा और उसको भी कंजर्व करके रखना होगा। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए अब आपका अपना एक रिक्वायरमेंट है, जिसमें आप अगर अभी देखें तो जंगल के बीच से आपको इलेक्ट्रिक पोल्स ले जाने हैं, ट्रांसमिशन लाइंस ले जानी हैं, रोड्स ले जाने हैं। अगर ऑयल को अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो पाइपलाइन आप ले जा रहे हैं, केबल्स ले जा रहे हैं, बहुत तरह का जो, या उसके आसपास में जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पे स्कूल्स का बनाना हो या कुछ और करना हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको फॉरेस्ट के अंदर में अभी भी करनी पड़ रही हैं। और इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि जो नेचुरल फॉरेस्ट आपका है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होता है, और जैसे जैसे वो कंप्रोमाइज़ होगा तो वो प्लेस जो आज के डेट में डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्पफुल है या कैपेबल है, उसकी कैपेसिटी को आप धीरे धीरे कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो आपका जैसे जैसे ये अर्बनाइजेशन बढ़ता जाएगा या आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा तो आपको एग्रीकल्चरल लैंड ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगा, आपको रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्थान अपने अनुकूल चाहिए होगा। तो वो स्थान आप कहाँ से लाएंगे जी। उसके लिए कहीं ना कहीं जो वाटर बॉडीज़ हैं उसको आप फिल करेंगे, कहीं ना कहीं जो आपका नेचुरल फॉरेस्ट है उसको आप कन्वर्ट करेंगे एग्रीकल्चरल लैंड में, या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो डेवलपमेंट करना है उसमें कहीं ना कहीं इन रिसोर्सेज को कंप्रोमाइज़ करने पे मजबूर करेंगे। इन सब चीज़ों से जो डाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे कम होगी ही होगी, और बाकी और जो स्पीसीज़ हैं जो उस तरह के हैबिटेट में रह सकती हैं उनके पास उनका हैबिटेट, उसका एरिया कम होगा, तो उसकी संख्या भी धीरे धीरे कम होगी। प्रभाव जो माने इकोलॉजिकल एक बैलेंस बना हुआ है वो धीरे धीरे इम्बैलेंस की तरफ टिल्ट करेगा। बिल्कुल। और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा तो एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब ये इम्बैलेंस इतना ज़्यादा स्क्यूड हो जाएगा या अदर स्पीसीज़ के अगेंस्ट हो जाएगा कि ये इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होगा और आपका खुद का सर्वाइवल भी एट स्टेक आ जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि सर कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो, नुकसान हो तो फिर वो घातक हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि एक्सेस ऑफ बोलते हैं एनीथिंग इज़ बैड, तो ये हमारे ऊपर है और हम कोशिश करें अगर सब मिलकर तो सब हम इस इम्बैलेंस को, इस डिस्टर्बेंस को रोक सकते हैं। सर आगे बढ़ेंगे। सर मानव और बायोस्फीयर MAB ये कार्यक्रम क्या है और इसके तहत क्या क्या आता है? ये 1971 में स्टार्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा, और ये बेसिकली ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक जो मॉडल है उसको बहुत हद तक सेंटर में रख के इस प्रोग्राम को चालू किया गया था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारी मतलब जो गवर्नमेंट हैं उसके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन है, और इसका मेन पर्पस है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उसको उनके एनवायरनमेंट के क्लोज लाया जाए, उनको एक तरह से
कनेक्ट किया जाए उनके एनवायरनमेंट के साथ में, और उन्हें ये बताया जाए कि किस तरह से वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे में रह सकते हैं और अपने लाइफ को इस तरह से चेंज कर सकते हैं या रीडिज़ाइन कर सकते हैं कि नेचर के ऊपर उसका जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो या तो न पड़े या कम से कम हो। इसी तहत ये प्रोग्राम चालू किया गया था। जी, और सर इसके तहत चैलेंजेस भी बहुत फेस करने पड़ते होंगे, क्योंकि अर्बनाइजेशन, बढ़ता हुआ पॉपुलेशन, ये सब एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक कहे तो थ्रेट की तरह सामने है। तो इस चैलेंजेस को ओवरकम किस तरह से करते हैं आप? क्या मुश्किलें आती हैं और कैसे इसे ओवरकम करने की कोशिश करते हैं? इनफैक्ट आज चूँकि जैसा आप जानती हैं कि इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे है, तो बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली इसी पर्पस से ही इस कॉन्सेप्ट को लाया गया है कि कुछ ऐसे प्लेसेस को चिन्हित किए जाएं जहां पे आज के डेट में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मॉडल अवेलेबल है। जी, तो जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही हमने कहा था कि इंडिया में भी इस तरह के 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स डिक्लेयर किए हुए हैं। ये वो स्पॉट्स हैं जहां पे आज के डेट में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल आप देख सकती हैं। जी, जी। और उसको आपको बाकी और जो जगह है हमारे यहाँ, उस जगह पे उसी को कॉपी करना है या उसको फॉलो करना है। अगर हम लोग उसको फॉलो कर पाते हैं तो जो आज के डेट में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स यहाँ पे डिक्लेयर्ड हैं, पूरा इंडिया ही एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और हम ये बोल सकते हैं कि हमारा कंट्री जो है, इसमें कोई ये पर्टिकुलर प्लेसेस नहीं, पूरा का पूरा देश ही जो है सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल पे काम कर रहा है। जी, जी, जी। सर अगर प्रकृति की बात करें और साथ साथ विकास की बात करें, तो प्रकृति और विकास दोनों एक साथ कैसे लेकर दोनों को बढ़ा जा सकता है? क्योंकि सर अगर प्रकृति स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। जाते जाते चाहेंगे आपसे कि इस बारे में सर बताएं, और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी प्रकृति को बचा के रखने के लिए, क्या करने की ज़रूरत है? नेचर जो है उसमें सेल्फ क्लिनजिंग एबिलिटी होती है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमें मिला था कोरोना काल में। आपको याद होगा कि कोरोना के पीरियड में बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हम लोगों की, सो कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, इवन हम लोगों का वेहिकुलर ट्रैफिक वगैरह, ये सब बहुत हद तक कंट्रोल हो गया था। ठीक है, वो पीरियड अच्छा नहीं था, लेकिन एक उदाहरण हम लोगों के सामने रख के गया कि अगर ये एक्टिविटीज़ कंट्रोल हो गई थी कुछ महीने के लिए ही, बहुत लंबा टाइम नहीं था, मुझे लगता है कि 2 या 3 महीने की बात है, इस पीरियड में नेचर ने अपने आप को इतना क्लीन किया था कि उसका इफ़ेक्ट हम लोगों को सब जगह देखने को मिल रहा था। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आ रहे थे। हवा इतनी, मतलब विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि एक पर्टिकुलर प्लेस से अगर हिमालय नहीं दिख रहा है तो वो भी दिखना चालू हो गया था। देहरादून से हम लोग वो देख पा रहे थे, इस टाइप की स्थिति बन रही थी। या और अंदर से यूपी के बहुत सारे जगह से भी वो दिखना शुरू हो गया था। ये कंडीशन बना था। पानी जो है वो काफ़ी साफ़ हो गया था। एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है वो काफ़ी इम्प्रूव कर गया था। जी, जी। तो इसका मतलब ये है कि नेचर में सेल्फ क्लिनजिंग प्रॉपर्टी या कैपेसिटी अभी भी है। जी। अब ये है कि हम लोग जो हैं, चूँकि कॉन्टिन्यूसली पॉल्यूट किए जा रहे हैं, जी, तो इसलिए उसका जो क्लिनजिंग एबिलिटी है उसके बियॉन्ड पॉल्यूट कर रहे हैं। जी, जी। तो अब तो एक तरीका ये है कि हम लोग अपना जो पॉल्यूट करने का इंटेंसिटी है उसको कम कर दे। जी सर, सबसे आसान तरीका ये है। और सर ये हमारे हाथ में ही है, ये हमारी सबकी एक साथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मिलकर अपने प्रकृति की रक्षा करें, उसे आने वाले समय के लिए बचा कर रखें। सर आप कार्यक्रम में आए, इतनी तमाम जानकारियाँ हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे आज का कार्यक्रम कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक्स जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, इससे हमें मदद मिलती है हम अपने कार्यक्रम में और सुधार कर सकें। इसके लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमारा ईमेल ID भी नोट कर सकते हैं, director.ddkpatna@gmail.com। इसी के साथ दर्शकों जाते जाते इतना बोलना चाहूँगी कि विविधता में ही एकता है। ये जो फेस्टिवल्स हैं, जो पर्व त्यौहार हैं, इसे मिलकर खुशी के साथ मनाएं।
जितनी खुशियाँ हम बांटेंगे उतनी खुशियाँ हमारी और बढ़ेंगी। जाते जाते अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।